Hello, class first year. I hope you have solved the firstly given question in the first video of accounting equation. You didn't ask any query about that. Means I hope you understand the process of accounting equation. Means how assets will be equal to liability plus capital, right? How assets will be equal to liability plus capital. So this is the another question for you for your practice, and two things are new in it. दो चीज़ें जो नई हैं वो हैं, पहला है आउटस्टैंडिंग रेंट और दूसरा है सैलरी पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग रेंट है, यहाँ पर जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना अकाउंटेंसी में, आउटस्टैंडिंग का मतलब है दैट इज़ नॉट पेड, जो अभी दिया नहीं गया है, जो पेड नहीं हुआ है वो आउटस्टैंडिंग है। जो बच गया है देने से, जो ड्यू है, वो आउटस्टैंडिंग होता है। वैसे नॉर्मल इंग्लिश में जो वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज़ होता है तब आप कहते हो वाओ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सचिन प्लेड वेल टुडे, सचिन तेंदुलकर, है ना। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा मीन्स ऊपर, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। लेकिन यहाँ पर वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज़ होगा अकाउंटेंसी में, तब उसका मतलब होगा दैट इज़ नॉट पेड। ठीक है, जो अभी पेड नहीं किया गया है, जिसको पेड नहीं किया है, या जो टाइम पर उसका टाइम निकल गया है पेमेंट का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो गई है, वो हमें देना था। जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा है तो हमें पेड करना था, लेकिन हम उसको पेड नहीं कर पाए, तो हमारे अकाउंट्स में वो एक एक्सपेंस क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, राइट। अब ये आउटस्टैंडिंग बन गया है, मीन्स हमें देना था, हम दे नहीं पाए, तो ये क्या बन गया, लायबिलिटी हो गया हमारे लिए, राइट। हमने पेड नहीं किया, अब पेड कर देते तो एक्सपेंस हो जाता। अभी जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखा होगा, व्हेन कमीशन इज पेड, रेंट इज पेड, सो कैश एंड कैपिटल विल बी इफेक्टेड, है ना। कैश विल बी इंक्रीज्ड एंड कैपिटल विल बी इंक्रीज्ड व्हेन यू रिसीव समथिंग, जस्ट लाइक कमीशन रिसीव्ड और रेंट पेड, मीन्स कैश विल बी डिडक्टेड एंड कैपिटल विल बी डिडक्टेड, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो वो कंडीशन होती है, वो उसमें नॉर्मली हो जाता है। लेकिन अभी रेंट है तो एक्सपेंसिव, लेकिन आउटस्टैंडिंग हो गया है, दे नहीं पाया आप टाइम पर, उसका टाइम निकल गया था, तो वो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट ईयर में आगे चला जाता है। ऐसा कंडीशन आपको सभी अकाउंट्स में मिलती रहेगी। तो आप पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान कर लीजिए इसको, कि जो भी उस एक ईयर में नहीं हो पाया है पेड, तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाता है। अब क्योंकि आपको पेड करना था, आपकी ड्यूटी थी, आप पेड नहीं कर पाए हैं, तो अब आप उसको क्या कहते हो, लायबिलिटी। ठीक है, वो लायबिलिटी बन जाती है। अब ये सिंपल सा एक प्रोसेस ये याद हो गया कि ये लायबिलिटी कॉलम में जाना है आउटस्टैंडिंग के नाम से। डन। दूसरा नंबर पॉइंट, सैलरी पेड इन एडवांस, ये वाला जो है लास्ट में क्या है, सैलरी पेड इन एडवांस। आपने एडवांस में ही सैलरी दे दी है, आपको देना था, ठीक है, पेड इन एडवांस हो गया। ये क्या हुआ है, पेड इन एडवांस, आपने पहले से ही दे दिया, आपको अभी देना नहीं था, लेकिन आप कोई एक एम्प्लॉय था, उसको ज़रूरत होगी, तो आपने कहा ठीक है अभी इनको पेड करवा दीजिए। 3000 रुपीज़ का सैलरी था, आपने एडवांस मंथ का पेड कर दिया। अब क्योंकि आपने अपने एक्सपेंस को, ये एक्सपेंस था ना आपका, आपने अपने एक्सपेंस को अभी इसी टाइम में, जबकि उसका टाइम नहीं आया था, आपने अभी इस टाइम में उसको सेटिस्फाई करवा दिया। इसका मतलब जब ये आगे टाइम आएगा इसका, मीन्स सपोज करो ये मार्च में देना था, ठीक है, मार्च का सैलरी था, आपने फरवरी में दे दिया, तो जब आप मार्च का अकाउंट बनाने को जाएंगे, या जब ईयर टू ईयर जाते हैं हम अकाउंट्स बनाने को, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरी एक्सपेंस होता है ना, जो ये एक्सपेंसेस हैं वो पेड हो चुके पहले से ही, है ना। अब क्योंकि हो चुके, तो ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस
जो एडवांस में पेड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए प्री पेड बन जाते हैं। नाम जाहिर है लिखने से ही आपको पता समझ में आ गया होगा, प्री पहले से ही, पेड हैं, प्री पेड हैं। और प्रीपेड कुछ भी होता है तो वो एसेट की कैटेगरी बन जाती है। किसकी कैटेगरी बनती है? एसेट की। एसेट हो गई हमारी, हमने पहले से दे रखा है, अब हम माइनस थोड़े कराएंगे। तो इट मीन्स प्रीपेड का एक कॉलम एसेट साइड में प्रीपेड का एक कॉलम बन जाता है। इज इट डन? ये एक जो न्यू पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन पे आ जाइए। बाकी एंट्रीज वही हैं जो आपने लास्ट टाइम पे की थी, लेकिन जितनी ज़्यादा एंट्रीज आप पास करेंगे उतना ही आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी, राइट। प्रैक्टिस मेक्स मैन क्लोजर टू परफेक्शन, सुना होगा आपने। और अकाउंटेंसी भी प्रैक्टिस ही मांगती है, क्योंकि एक अमाउंट को कहाँ लिखना है जब तक आप उसे 10 बार नहीं लिख लेते हैं तब तक वो याद नहीं होता, क्योंकि लिखना वहीं है वो जहाँ उसकी एक जगह बता दी गई है, ठीक है। इसमें कोई झगड़ा नहीं है हमारे यहाँ, जो जहाँ लिखा है, जो जिस प्रोसेस से है वो उसी प्रोसेस से चलता रहेगा, कभी उसमें ऐसे कोई चेंज नहीं आने वाले हैं, ठीक है। जब चेंज आएगा तो उसका एक बहुत अच्छा रीज़न होगा, तभी कुछ होगा। तो नंबर 1 पॉइंट पर रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 180,000 रुपीज़ से, 1,80,000 रुपीज़ से। तो एंट्री कहाँ पास करेंगे आप? देयर इज़ अ सॉल्यूशन फॉर यू। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश में बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश विल बी इफेक्टेड, यस और नो? कैश विल बी इफेक्टेड एंड कैपिटल विल बी इफेक्टेड, ठीक है। उससे पहले समझ लीजिए हमने सारी इक्वेशंस पढ़ ली थी, तो आपने कैश, स्टॉक, डेटर और प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड को मेंटेन कर लिया है, ठीक है। और लायबिलिटी में क्रेडिटर होने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग बनने वाली है और कैपिटल होती ही है, इसको मेंटेन कर लिया है। ये सब इक्वल्स टू के साइन हो गए हैं, राइट। ये तो मैंने वर्ड पे बनाया था इसलिए ऐसा पोर्शन में है। आप जब नोटबुक पे बनाएंगे तब भी आप लैंडस्केप में, मैंने कल भी बोला था, लैंडस्केप फॉर्मेशन पर ही आप बनाइएगा इसको, राइट। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000, कैश विल बी इफेक्टेड, कैश में ऐड होगा और कैपिटल में ऐड होगा, राइट। इक्वेशन बैलेंस किया, लाइन ड्रॉ किया, इक्वेशन बैलेंस किया और इक्वेशन बैलेंस करके ये पहली इक्वेशन पूरी हो गई। 180 दोनों तरफ बराबर हो गया, सही है भाई, क्लियर। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। कैश में परचेस किया है 60,000 में और क्रेडिट में परचेस किया है 30,000। अब यहाँ पर मोटी सी बात देखने वाली क्या है कि गुड्स कितना परचेज हुआ टोटल? 60,000 का कैश दिया है और 30,000 का क्रेडिट में लिया है, तो गुड्स तो हमारे पास जो स्टॉक आ गया है वो तो 90,000 का आया है या नहीं आया, ये बताओ। गुड्स आया है 90,000 का, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये फिट टू स्क्रीन, कैन यू सी इट प्रॉपरली ना? ओके नाउ, तो टोटल पहली चीज़ क्या देखनी है ऐसी एंट्री में जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों हो? पहले ये देखिए स्टॉक कितने का हुआ टोटल, भैया 60 का ये पैसे दे के लिया और 30 का उधार पे लाए हैं, तो कितना हुआ? 90,000 का स्टॉक आपने परचेस किया, कर लिया, तो 90,000 विल बी मेंटेन्ड इन स्टॉक कॉलम, राइट। देन आफ्टर कैश कितना गया, क्योंकि परचेस किया है तो जाएगा, माइनस के करना पड़ेगा, 60,000 कैश में लिया है और 30,000 के पैसे नहीं दिए, क्रेडिट में लिया है, उधार में लिया है, आपको इन फ्यूचर पैसे देने पड़ेंगे, तो ये पैसे किसको देते हो? क्रेडिटर को, मीन्स क्रेडिटर फॉर्म हो गए 30,000 के, राइट। आपने सारी एंट्री लिख दी, अब कुछ नहीं करना है, अपने आप से देख लीजिए 90,000 ऐड हो गए, 60 माइनस हो रहा है, इट मीन्स द बैलेंस ऑफ एसेट साइड 30,000, यस और नो? और क्रेडिटर में भी 30,000 की एंट्री हो गई, बाकी किसी में कुछ आने का मतलब ही नहीं है। इक्वेशन बैलेंस, मोटिव क्या है? इक्वेशन बैलेंस होना मोटिव है, इज इट? तो 90,000 का स्टॉक लिया भैया टोटल, उधार लिया हो या कैश लिया हो हमको मतलब नहीं, हमारे यहाँ तो स्टॉक आ गया, राइट। कैश
वाला देखेगा, जो परचेज वो डिपार्टमेंट है वो देखेगा उसको पैसे कितने देने पड़े, 60,000 पैसे देने पड़े, ठीक है। और दूसरा एक डिपार्टमेंट देखेगा भैया क्रेडिटर कितने के बनवाई आए, 30,000 के बनवाई आए। तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट। 180,000 आपके पास कैश था, 60 माइनस किया, 120 का आपके पास न्यू इक्वेशन में कैश बचा है। स्टॉक अब आपके पास 90,000 का हो गया है, फर्स्ट परचेज है। देन आफ्टर, और डेटर पे कोई असर नहीं हुआ, प्रीपेड पे कोई असर नहीं हुआ, क्रेडिटर आपके 30,000 के बन गए हैं, और जो कैपिटल है वो भी 180 का 180 ही ऐसा का ऐसे ही नीचे आ गया, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। आपको तो चेंज देखने हैं, राइट, चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री देखें, समझ में आ गया ना। न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई, लाइन ड्रॉ किया आपने ऊपर वाली इक्वेशन पे, फिर न्यू इक्वेशन फॉर्म लिख दिया, फिर इस न्यू इक्वेशन के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट को करेंगे, थर्ड पॉइंट जो आ रहा है अब, ठीक है। थर्ड पॉइंट को न्यू इक्वेशन के साथ ही करेंगे, दोनों एक साथ साथ रहेंगे, ठीक है। इसको ही पॉज करके ना, स्क्रीन जब बिल्कुल क्लियर हो जाए तो एज इट इज़ नोट कर लेना, ये कल भी कहा था मैंने, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नोट कर लो पहले, वहीं पे पॉज करके, और फिर पेपर के दूसरी साइड में इस क्वेश्चन को नोट करो, राइट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थर्ड नंबर, मेरा मोटिव ये है कि ये जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल बैठ जाने चाहिए अंदर, हिसाब हिसाब से ही होता है ना। और कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से भी हार्ड नहीं है। इतना आप क्लास 10 पास स्टूडेंट जो है वही समझता है कि भैया कितने रुपए मैं लेके गया था बाज़ार, कितने रुपए का सामान लेके वापस आया हूँ, है ना। और आप आजकल तो आप बहुत लोग स्मार्ट हैं और बिल्कुल बार्गेनिंग भी करते हुए मैं देखता हूँ, छोटे से छोटा बच्चा बार्गेनिंग करने को तैयार है मार्केट के अंदर, है ना। वो अड़ जाता है कि भैया इतने का नहीं है, इतने का नहीं है, वट एवर। सो वो भी जो भी कुछ लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, तो इट डजेंट मैटर, बट क्वेश्चन इज दैट हाउ एडवांस यू आर, हाउ अवेयर यू आर अबाउट योर स्टडी, है ना। अभी स्टडी कोई ये नहीं हो रहा कि साहब मुझे इंटर करना है, पास हो जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप ये सीखने के लिए कर रहे हैं, है ना, मानने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जानने के लिए कर रहे हो। जान जाओगे तो किसी को फिर कहीं आपको इंडिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपना रास्ता खुद बना दोगे कि मैं ये होना चाहता हूँ, है ना। बनना भी बहुत दूर की बात है, कहीं नहीं, कुछ नहीं होता बनना, मैं होना चाहता हूँ, मैं एक मैनेजर होना चाहता हूँ, मैं एक बैंक एम्प्लॉय होना चाहता हूँ, मैं एक बैंकर होना चाहता हूँ, है ना, मैं एक टीचर होना चाहता हूँ, मैं भी, मेरे अंदर भी वो एबिलिटी हो कि मैं उन चीज़ों को हर दिमाग तक पहुँचा दूँ जो किताबों में कहीं बंद पड़ी हैं, है ना। ये अलग अलग प्रोफेशंस हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी लाइन में जाते हो, मगर जाते तभी हो जब वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाता है, यस और नो। तो स्किल डेवलप करने का मतलब है क्या, जानना, मानना नहीं है सिर्फ, है ना। तो जानो क्यों हुआ, एंट्री हुई क्यों, रीज़न क्या है, अब सारे रीज़न सामने देखो। नंबर नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए मैं आपने बेचा है 40,000 रुपीज़ का, जिसकी कॉस्टिंग थी 24,000, मतलब आपका कितने रुपए का तैयार हुआ था बन के, बताओ। 24,000 रुपीज़ का बन के तैयार हुआ था। कितने का बन के तैयार हुआ था, 24,000 का। 24 रुपये का बन के तैयार हुआ था भैया सामान, कितने का तैयार हुआ था, 24 रुपीज़ का। आपने सेल कितने का कर दिया, 40 रुपीज़ का। ये आपका क्या है, सीपी, ये क्या है, एसपी। प्रॉफिट कितने का हुआ भाई साहब, कितने रुपए बचाए, 16। ये कहाँ जाएंगे, कैपिटल में। नहीं आई समझ में, अब भी रिपीट करें, देखो। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कितने का बेचा, 40,000 का। तो जब जितने का सेल किया है वो क्या हो गया, एसपी हो गया, 40 रुपीज़ का बेचा। कॉस्टिंग कितने की थी, 24 रुपीज़ की। मतलब आपने कितने रुपए का बना के तैयार किया था प्रोडक्ट, 24 रुपये का। बेच कितने का रहे हो, 40 रुपये का, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना हुआ, 16 रुपया। 16 के रुपये क्या हैं, प्रॉफिट है, आपको मिल रहे हैं, राइट। अब एंट्री कैसे करोगे, एंट्री में कहाँ जाओगे,
पहली चीज़, पैसे कितने मिले, कैश में कितने मिले, 40,000 रुपये। स्टॉक बन के तैयार कितने में हुआ था, कितने का स्टॉक गया, 24 रुपये का, 24,000 रुपीज़ का। स्टॉक कम हुआ 24 का और कैश मिल रहा है 40, और डिफरेंस जाके कहाँ टकराएगा, कैपिटल में। यस और नो? ये उल्टा भी हो सकता था, कई बार लॉस भी तो होता है, ये तो प्रॉफिट का एंट्री है, लॉस भी तो हो जाता होगा, है ना ये, मगर अभी प्रॉफिट है फिलहाल, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए जो है इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो कैश कितने का, 40, कितने रुपए मिल गया भैया, 40 रुपीज़। कॉस्टिंग कितने की थी, कॉस्ट देखो का मतलब है स्टॉक देखो, स्टॉक, सी का मतलब एस, है ना, वही सी यहाँ लिखा है, तो ये क्या है, सीपी है तुम्हारा। ये सेल किया, ये क्या है तुम्हारा, एसपी है तुम्हारा। 24 रुपीज़ सीपी है, एसपी कितने का है, 40 रुपीज़। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके ब्रेन में शायद पिछले कई साल से लगातार जा रहा है। एसपी सीपी प्रॉफिट पढ़ते आ रहे हो ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। क्लास 10th में तो शायद नहीं है, 8 तक तो है, 8 तक तो इसका काफ़ी चैप्टर है पूरा, है ना। तो एसपी सीपी का कंडीशन समझ में आ गया। सेल कितने का हुआ, 40 का, कॉस्टिंग कितने की थी, 24 रुपए की, मीन्स आपका स्टॉक कितना डिडक्ट हुआ, 24 रुपीज़ का, कैश कितना ऐड हो गया, 40 रुपीज़ का, डन। और इनका वेरिएशन कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करनी है। यस और नो, इक्वेशन बैलेंस करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, साहब यहीं क्यों रख रहे हो। अब भैया कमाई किसके नाम पे हो रही है, कैपिटल के नाम पे हो रही है। पैसा किसने लगाया, ऑनर ने। ऑनर जो है उसने कैपिटल बनाई थी, उसने कैश में पैसा डलवाया था। यस और नो। तो जो प्रॉफिट्स होंगे वो कौन ट्रीट करेगा, कैपिटल ट्रीट करेगी, और कैश भी ट्रीट करेगा। तो पूरा पैसा तो कैश को मिल रहा है, एसेट को मिल रहा है ना 40,000, लेकिन उस एसेट का एक पार्ट जिसको स्टॉक कहते हैं वो भी डिडक्ट हो रहा है 24,000 रुपीज़ से, है ना। 24,000 रुपीज़ का तो स्टॉक जाएगा, तभी तो बिकने का मतलब ही तो डिडक्शन है, स्टॉक उठ के चला गया, राइट। तो 40,000 रुपये कैश में प्लस हुआ, 24,000 स्टॉक will be deducted with 24,000 and capital will be added with 16,000 rupees. Is it done? अब आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे, 120 में 40 ऐड किया तो 160 हो गया, 90 का स्टॉक था, 24 का चला गया, बिक गया हमारा, 66 का बचा, 30,000 पे कोई असर नहीं पड़ा, 180 का कैपिटल था, 16,000 अब मिल गया, तो 196 का कैपिटल बन गया। दोनों तरफ की इक्वेशन बैलेंस देख लीजिए। इस टोटल को भी देखने की जरूरत नहीं है, हर एंट्री को चेक कर लो। 40 में से 24 घटाओगे तो 16 ही तो बचेगा, 16 यहाँ एंट्री हो गई, यहाँ 16 बैलेंस बच रहा है, यहाँ 16 की एंट्री हो गई, ये 16 की, बात खत्म हो गई, इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ प्लस माइनस में गलती मत कर देना बस, है ना, वो तो नहीं होगी कभी भी गलती, ऐसे इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट नंबर, रेंट पेड करो 5,000 का, ठीक है भैया कर देंगे। तो पैसा कहाँ से डिडक्ट होगा, जहाँ होगा वहीं से होगा, मीन्स कहाँ से, कैश में से, जिसके पास पैसा है उसी में से तो डिडक्ट होगा। स्टॉक तो नहीं दे रहे ना, स्टॉक कभी देंगे आप रेंट के एवज में तो स्टॉक डिडक्ट होगा, समझ गए आप, ऐसा भी हो सकता है कभी इन फ्यूचर। तो रेंट पेड 5,000 रुपीज़, ठीक है पेड कर दिया, क्योंकि रेंट एक एक्सपेंस है तो उसका असर कहाँ पे और पड़ेगा, कैपिटल पे और पड़ेगा। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज़, 2,000 का आउटस्टैंडिंग भी था, तो टोटल रेंट हमारे पास कितना हो गया, 7,000 रुपीज़ का, 7 का हो गया ना। तो 7 का इफेक्ट कहाँ होगा, पूरा कैपिटल पे होगा। अब ये 2,000 रुपीज़ आपने, आपके आउटस्टैंडिंग है, आपने दिए नहीं, इसका मतलब अब आपकी लाइबिलिटी बनकर तैयार हो गई है। ये लाइबिलिटी है हमारी, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है। तो 2,000 रुपीज़ आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के कॉलम में लिखेंगे। अब ये पहले से ही बना लेते हैं पूरा पोर्शन, ये वाला जो है, ये मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, पूरी एंट्री क्वेश्चन आपके सामने आते ही सारी एंट्री पढ़ लो, और ये फिर देखो कि मुझे कितने पॉइंट्स ऊपर, कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं ऐसे, ठीक है।
आप अपनी नोटबुक पे ऐसे ब्लॉक्स बना सकते हो, या अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ब्लॉक्स बना के काम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें कोई गलत वो नहीं है, गलत नहीं माना जाता। ऐसे ब्लॉक्स बना सकते हैं आप ऐसे, इसके ऊपर से ऐसे पूरा एक वो ग्राफ बनाइए और इसको ग्राफ में करते चले जाओ ऐसे, हर एंट्री पे लाइन ड्रॉ करते चले जाओ ऐसे, इजी हो जाएगा आपके लिए बहुत। पहली बार कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो ऐसे तो खेल सकते हो ना, शतरंज टाइप का, बिल्कुल खेल जाएगा, आसान है, राइट। तो रेंट पेड कितने का हुआ, एक्चुअल कैश कितना डिडक्ट मानूं 5000, आउटस्टैंडिंग कितने की बनी 2000, कैपिटल मेरा टोटल माइनस कितना होगा 7000 का, दोनों रेंट है एक्सपेंस है तो माइनस होगा भैया, पैसा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैश डिडक्ट कर दिया, कैश बच गया, से स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ा, क्रेडिटर पे कोई असर नहीं पड़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाउ मेंटेन्ड, एंड देन आफ्टर कैपिटल विल बी डिडक्टेड 7000 रुपीज़, कैपिटल डिडक्ट हो गई, 189 की कैपिटल बची मेरी, राइट। नेक्स्ट एंट्री, और थोड़ा सा जूम हो सकता है, ये यहाँ रख लें ऐसे, ठीक है। बैलेंस होगा इक्वेशन, सैलरी पेड इन एडवांस, आपने सैलरी एडवांस में ही दे दी है। अब सैलरी एडवांस में देने का मतलब पैसे तो दिए हैं, पेड तो हुआ है, पेड हुआ है तो कैश तो डिडक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैश को माइनस होना चाहिए, ठीक है, माइनस करवा दिया आपने कैश। अब लेकिन क्योंकि एडवांस में पेड कर दिया है तो आपकी क्या बन गई, ये एसेट बन गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस में नोट करेंगे। कहाँ पे नोट करोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस में, ठीक है, एसेट साइड में। तो यहाँ प्रीपेड में प्लस किया और यहाँ से कैश माइनस हो रहा है, तो ये तो एक ही साइड में इक्वेशन बैलेंस हो गई, इसमें कुछ करना ही नहीं। 3000 जुड़ा, 3000 ही घट गया, जीरो, ठीक है। ये प्लस हुआ है माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। मीन्स कैश पे इफेक्ट तो पड़ा, 3000 का माइनस हुआ, लेकिन एसेट साइड में 3000 रुपया 3000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड हो गए। इट मीन्स जो फाइनल इक्वेशन का टोटल एसेट का बैलेंस आएगा, टोटल एसेट जो है उनका जो बैलेंस करेंगे आप, वो इक्वल होगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, क्योंकि 3000 जुड़े 3000 ही घट गए, कोई असर ही नहीं पड़ा एक तरीके से, यस और नो। तो ये क्वेश्चन था पूरा एक 6 पॉइंट्स का, ठीक है, जिसमें आपने दो चीज़ें नहीं सीखी, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग रेंट्स। मीन्स जब आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या करना है, और कुछ भी प्रीपेड होगा तो क्या करना है, ठीक है। और आई होप आप इस कॉस्टिंग वाले प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अमाउंट्स चेंज कर करके देखिए, ठीक। या फिर आगे अब मैं, अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स ले ली हैं, ठीक, तो अच्छी बात है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिएगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से ही जो चैप्टर है आपका, अगर आपने बुक परचेस किया है मार्केट से या जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी है वहाँ मिल जाता होगा, वहाँ से लिया है, तो आप उस बुक में जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 नाम नंबर 1 पे पेपर नंबर 80 है, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ हो बुक में, तो पेपर नंबर 80 से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 चैप्टर 3, ठीक है, पेपर नंबर 80, चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1। फिर दूसरा चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 में आपको ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। वरना अगर इतनी मेहनत नहीं हो रही है, मीन्स अभी आपने बुक्स नहीं ली हैं या नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, या स्कूल्स अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी मैंने पूरे यहाँ पर नहीं किया है मेंटेन, आप यहाँ से कैरी कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स वैसे आपके स्कूल से मिल जाएंगी, आप वहाँ से कैरी करवा सकते हैं,
ठीक है, ये इजीली अवेलेबल है क्योंकि राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1AB पार्ट, CDE, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, राइट। ये पार्ट 4 क्वेश्चन का है। इसमें यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हैं। जो टोटल कैश आएगा वो इतना होगा, टोटल गुड्स इतने आएंगे, फर्नीचर इतना आएगा, ये आप आंसर मैच कर सकते हैं। एंड यू विल मेंटेन अ नोटबुक फॉर इट, राइट। इसके लिए एक नोटबुक आप मेंटेन करिए और डेली जो है वो वर्क बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, राइट। और 2 क्वेश्चन, एक इससे पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था 5, और 2 ही एग्जाम्पल्स हो गए, 7 क्वेश्चंस हुआ है आपका। 7 क्वेश्चन के लिए आप अपनी बुक, जो नोटबुक है, जो भी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी यहाँ पे भी मैंने लिख दिया था, जो भी अवेलेबल नोटबुक है आपके पास उस पर आप मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए। बिजनेस का भी डाटा और जो अकाउंटेंसी है उसका डाटा भी आप दोनों मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड मेंटेन अ नोटबुक। देयर इज नो नीड टू गो आउट टू बाय एनी न्यू स्टेशनरी, जस्ट यूज whatever at your home. Stay at home, stay safe, stay healthy. God bless you. So this is from my side.